कल इसके पहले वाली कक्षा में हम लोगों ने डिपॉजिट स्वीकार करने, लोन देने के बारे में बहुत सारी बातें पढ़ी थी। उसी लोन देने की प्रक्रिया में हम लोगों ने देखा था कि लोन और एडवांसेस, ऋण और अग्रिम में कई प्रकार के लोन दिए जाते हैं। टर्म लोन था, टर्म लोन में शॉर्ट टर्म लोन और लॉन्ग टर्म लोन। सामान्यतः हमने ये देखा कि जो शॉर्ट टर्म लोन होता है, थोड़ी अवधि के लिए जो लोन हम लेते हैं, ये वास्तव में वर्किंग कैपिटल के रूप में लिया जाता है, अर्थात जो काम हम कर रहे हैं वो चलता रहे। जैसे कोई छोटा मोटा अगर मान लो बिजनेस कर रहे हैं या बड़ा ही बिजनेस कर रहे हैं, तो हमको रूटीन के लिए, रॉ मटेरियल के लिए या हमको रिपेयरिंग के लिए या हमको कोई इस तरह के छोटे मोटे कार्यों के लिए हम वर्किंग कैपिटल के रूप में लोन लेते हैं। लेकिन जब कैपिटल एक्सपेंडिचर होता है, हमें टेक्नोलॉजी ही चेंज करनी है, हमें कोई ऑपरेटर्स ही चेंज करना है, हमको उत्पादन का पैमाना ही बड़ा करना है, तब फिर हमको बड़ा लोन लेना पड़ता है। उसे हम कैपिटल एक्सपेंडिचर कहते हैं। जैसे मान लो हॉस्पिटल चल रहा है, तो हॉस्पिटल चल रहा है तो रनिंग कास्ट पूरी करने की ज़रूरत पड़ गई। मान लीजिए अचानक जो सामान थे उनकी रिपेयरिंग की ज़रूरत पड़ गई, तो छोटे लोन ले लेंगे, साल 2-6 महीने का लेकर के हमने काम कर लिया, फिर पैसा आएगा वापस कर देंगे। लेकिन मान लो कि अचानक हमको ये लग गया कि अब एरिया में एक्सरे नहीं है और एक्सरे मशीन होनी चाहिए, तो एक्सरे मशीन बढ़िया लेने के लिए हमको फिर बड़ा लोन 4 साल, 5 साल, 10 साल का लेना पड़ेगा उसको रिपे करने के लिए। ठीक है, तो पीछे बात हो रही है, अगर बात करनी है तो घर के बाहर चले जाओ। जो अंदर बैठे हैं वो बिल्कुल साइलेंट हो सकें तो बैठें, ना हो सकें तो बाहर चले। हम निकालेंगे तो हम कॉलेज से ही निकालेंगे, हम केवल क्लास से नहीं निकालेंगे, ये आप जान लीजिए। तो ये जो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म का जो लोन है, ये वास्तव में डिपेंड करता है कि लोन का नेचर कैसा है, किस पर्पज से हम लोन ले रहे हैं। ठीक है, इसके अलावा उसका एक और रूप है ओवरड्राफ्ट। ओवरड्राफ्ट का मतलब होता है कि जैसे मान लो कि तुम्हारा बैंक में अकाउंट है, ओवरड्राफ्ट के लिए बैंक में अकाउंट होना अनिवार्य ही है। अकाउंट है और वहाँ तुमको तुम्हारी क्रेडिबिलिटी पर तुमको बैंक कुछ लिमिट दे देता है कि आप, जैसे हम मान लो हमारा बैंक अकाउंट यूनियन बैंक में है सिंगरामऊ के, अब वहाँ हमारी तनख्वाह हर महीने उनके खाते में आती है, तो उनको यह तो पता है ना कि हर महीने इनकी तनख्वाह आएगी ही आएगी, इसमें कोई डाउट नहीं है। तो उन्होंने ये कहा कि आपको तनख्वाह अगर मान लीजिए 50,000 रुपये मिलती है, तो सर आप 1.5 लाख रुपया ज़्यादा भी निकाल सकते हैं, मतलब तनख्वाह से 3 गुना ज़्यादा। लेकिन यह है कि जो निकालेंगे उस पर आपको ब्याज देना पड़ेगा। तो हमने उन्हें कोई कोलेटरल नहीं दी, हमने उन्हें कोई सिक्योरिटी नहीं दी, हमने उन्हें कोई चीज़ गिरवी नहीं रखी, कुछ मॉर्गेज नहीं किया, कुछ भी सिक्योरिटी हमारे उनकी पास हमारी एक्स्ट्रा नहीं है, सिवाय वही खाते पे जाने वाले वेतन के। तो उन्होंने क्या किया, हमको 3 गुना 50,000 से 1.5 लाख के बीच में उन्होंने हमको ये सुविधा दी कि हम पैसा निकाल सकते हैं। तो इसे हम कहते हैं ओवरड्राफ्ट। हमारी जो सीमा है, हमारा जो अपना पैसा है, उससे ज़्यादा निकाल सकते हैं, ये ओवरड्राफ्ट की सुविधा। ये बहुत अब बड़ी कॉमन सी हो गई है। अब बैंक चूँकि थोड़ा विस्तार कर चुके हैं, बहुत तरह के काम करने लगे हैं, तो अब पैसा बैंक से मिलना थोड़ा आसान हो गया है अपेक्षाकृत। इसके अलावा कैश क्रेडिट। अब कैश क्रेडिट जो है, ये भी एक तरह से बैंक ओवरड्राफ्ट का ही रूप है। देखो, ओवरड्राफ्ट में भी तुम कैश 1.5 लाख तक निकाल सकते हो, वो तुम्हारा पैसा नहीं है, वो तो दूसरे का पैसा है, तो वह भी उधार ही हुआ। कैश क्रेडिट वो भी है। लेकिन जो कैश क्रेडिट होती है इस तरह से, यहाँ आपका खाता होना जरूरी नहीं है। तब क्या जरूरी है, यहाँ बैंक आपसे कोलेटरल लेता है, आपसे गारंटी लेता है, आपकी ज़मीन बंधक बना लेता है, या आपसे कोई फाइनेंशियल इस तरह का की सिक्योरिटी ले सकता है। जैसे LIC बॉन्ड ले सकता है, आपके पास शेयर हैं उसको ले सकता है, डिवेंचर्स हैं उनको ले सकता है, और उसकी गारंटी पर आपको कैश की सुविधा प्रदान करता है। जैसे किसान क्रेडिट कार्ड है, गांव में देखते हो ना, सबके पास आजकल किसान क्रेडिट कार्ड है। तो ये किसान क्रेडिट कार्ड क्या है, ये कैश क्रेडिट ही है।
तो उसके पीछे बंधक क्या है? तुम्हारे घर की ज़मीन, खेती वाली। उसके बदले आपको एक अमाउंट तय कर दिया, कितना रुपया निकालिए डालिए, निकालिए डालिए, जितना निकालेंगे उतने का ही ब्याज देना पड़ेगा। जैसे 50 लाख की लिमिट है, कैश क्रेडिट है, लेकिन आपने निकाला केवल 5 लाख, तो ब्याज कितना देना पड़ेगा? 5 लाख। और जब चाहे तब उसको फिर आप वापस उसमें जमा कर सकते हैं। इसके अलावा परचेजिंग डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। इसके अलावा जो बिल्स होते हैं, बिल्स का मतलब ये है कि जिनका भुगतान बाद में होना होता है, उन्हें को बैंक, मैंने आपसे बताया था कि समय से पहले ही कैश कर देता है। मैच्योर होना है 2025 में और आज ही आपको चाहिए, तो आप कहते हैं कि हमको तुरंत चाहिए, आप इसको रख लीजिए, आप भुना लीजिएगा जब 25 आएगा तो हमको इसकी फेस वैल्यू से कुछ कम बैंक अपना तय कर लेता है। अगर 500 रुपये का है मान लीजिए, तो कहता है आपको 450 दे देंगे, आप ले लीजिए, और बाकी का हम ये जब कैश कराएंगे इतने दिन बाद तो 500 रुपये हम इसमें से अपना, तो हम पूरा 500 ही ले लेंगे। फिर आपको जितना देना था उन्हें आपको दे दिया, अब आपको कुछ देगा नहीं। तो ये होता है परचेजिंग या डिस्काउंटिंग ऑफ बिल्स। इसके अलावा सेकेंडरी फंक्शंस में एजेंसी फंक्शंस हैं, पेमेंट एंड कलेक्शन ऑफ चेक्स। जैसे ये चेक है, ये अगर चेक हमको काट कर दे दें और हम अपने पास रख लें तो क्या फ़ायदा? पैसा हमको मिलेगा? इसका मतलब कि ये काट करके हमको देंगी तो हम ये चेक ले जा करके बैंक में जमा करेंगे। तो अब बैंक इनसे चेक लेता है और मुझे क्या करता है? पेमेंट कर देता है। तो कलेक्शन भी करता है और पेमेंट भी करता है, वो बीच में मध्यस्थ की भूमिका निभाता है। और बिना उसके न तो ये कहाँ जमा करेंगे और हम कहाँ से पाएंगे, ये दोनों ही कार्य मुश्किल हैं। तो बैंक कलेक्शन भी करता है और पेमेंट भी करता है। अब इसके लिए वह केवल चेक का ही नहीं, बिल्स का, प्रॉमिसरी नोट्स का, ये सब क्या है? जहाँ कहीं भी आप किसी को अधिकृत करते हैं कि हमारा पैसा इनको दे दिया जाए, तो जिस किसी भी वाउचर से या जिस किसी भी इंस्ट्रूमेंट से, जिस किसी भी साधन से आप उसको अधिकृत कर रहे हैं, वो वास्तव में बिल ऑफ एक्सचेंज ही है। वो क्या है? बिल ऑफ एक्सचेंज ही है। जैसे चेक है, आपने चेक में लिखा ना कि हम इनको पैसा दे दीजिए, तो आपने बैंक को अधिकृत किया ना कि आप इनको पैसा दे दीजिए, तो वो भी बिल ही है वास्तव में ना। तो इस तरह से वो जो बिल ऑफ एक्सचेंज हैं उनको क्लियर करता है। प्रॉमिसरी नोट भी वही होता है जिसमें लिखा रहता है कि हम फला आदमी को फला टाइम के भीतर इतना रुपया देने का वचन देते हैं। इसके अलावा यह स्टैंडिंग इंस्ट्रक्शंस को आपके फॉलो करता है। जैसे आपने बैंक को इंस्ट्रक्शन दे रखा है कि जब मेरी किस्त आए तो जमा कर दीजिएगा, ठीक है। वो मेडिकल इंश्योरेंस के बिल हो, चाहे इंश्योरेंस की बिल हो, चाहे बिजली का बिल हो, चाहे जो भी बिल हो, आपने अगर उसको बता रखा है, टाइम फिट कर रखा है, तो बैंक अपने सिस्टम में ऑटोमेटिक डाल देता है और टाइम आएगा अपने आप कट जाएगा, आपको करने की ज़रूरत नहीं है। तो एक तरह से बैंक इस तरह का एजेंट का काम भी आपके करता है। इसके अलावा ट्रस्टी का कार्य करता है। ट्रस्टी का मतलब ये होता है, देखो ट्रस्ट से बना हुआ है। ट्रस्टी का मतलब है कि वह व्यक्ति है जिस पर सबको बड़ा विश्वास है। क्या है? कि बड़ा विश्वास है। और ट्रस्टी वह होता है जो इस भावना से कार्य करता है कि हम इन सब के केवल कस्टोडियन हैं, हम इसके मालिक नहीं हैं। हमारा फर्ज है कि जब तक मेरे पास है तब तक ये सुरक्षित ही न रहे, बल्कि इसमें कुछ अच्छाई भी बढ़े और आने वाली पीढ़ी के लिए ये ज़्यादा फ़ायदेमंद भी हो। हमेशा जब आप इस भावना से काम करते हैं, जैसे गांधी जी का ट्रस्टीशिप का सिद्धांत था, उसका मतलब यही था कि आपके पास जो कुछ भी है, वट एवर यू हैव, टाइम, टैलेंट, एनर्जी, मनी, कुछ भी है, आप इन सबके सिर्फ ट्रस्टी हैं वास्तव में, और ये गॉड का गिफ्ट है, आपका अपना नहीं है। तो आप इसका इस्तेमाल दूसरे के हित में करें, आप इसका इस्तेमाल समाज के निर्माण में करें, लोगों की अच्छाई के लिए करें। आपके पास बहुत ताकत है तो उसका इस्तेमाल आप ऐसा नहीं कि महिलाओं की चेन स्नैचिंग में करिए, वो ताकत है तो महिलाओं की या समाज के कमज़ोर लोगों की रक्षा करने में करिए, कि नहीं। जैसे आप बहुत टैलेंटेड हैं
आपका इतना तेज दिमाग है कि आप तो फट से कंप्यूटर में कुछ भी कर सकते हैं, तो मेरा अकाउंट मत हैक कर लीजिए ना। कुछ भी कर सकते हैं तो अच्छा वाला काम करिए। आपका दिमाग बहुत तेज है, आप कोई भी ताला खोल सकते हैं, तो एटीएम का ताला मत तोड़िए ना जा करके, ठीक है। इसका मतलब जो ज्ञान है उस ज्ञान का उपयोग कहाँ करिए? अच्छे कार्य में करिए, समाज के लिए करिए, परोपकार के लिए करिए, तो आपको आत्मसंतुष्टि भी होगी, आप खुश भी रहेंगे और समाज का विकास भी होगा। तो कभी भी अपनी किसी भी योग्यता का दुरुपयोग नहीं करना। इसीलिए आपको याद होगा गांव में लोग नज़र झाड़ते हैं ना, और उनको ये निर्देश रहता है कि अगर गलत झाड़े तो नज़र का झाड़ने की विद्या खत्म हो जाएगी। ये क्यों धमकी दी जाती है? जैसे पहले जब देवता लोग प्रसन्न होते थे आशीर्वाद देते थे, तथास्तु। तो आशीर्वाद में क्या कहते थे? जो मांग ले। जैसे रावण ने तपस्या की और उसने चाहे जो मांग लिया, लेकिन शर्त रहती थी जैसे ही गलत प्रयोग करोगे वैसे ही विद्या क्या हो जाएगी? नष्ट हो जाएगी। तो ये क्यों था? क्योंकि आपको जो ताकत दी जा रही है वो ताकत अच्छे कार्य के लिए दी जा रही है। ताकत का दुरुपयोग नहीं होना चाहिए, और जैसे ही आप दुरुपयोग करेंगे ताकत खत्म। तो ये वास्तव में वही बात यहाँ भी है कि जो भी आपके पास है उसका हमेशा हमें अच्छे कार्यों में इस्तेमाल करना चाहिए। कोशिश ये करना चाहिए कि हम हमेशा दूसरे के लिए संपत्ति के रूप में उसके साथ खड़े हों, विपत्ति के रूप में उसके साथ ना खड़े हों। ऐसा नहीं कि आपको देखते ही बाकी सब लोग चौकन्ने हो जाएंगे, अरे बाप रे अब तो बड़ा गड़बड़ हो गया। होना क्या चाहिए कि आप जब पहुँचे तो हर आदमी रिलैक्स हो जाए, अब यहाँ कुछ गड़बड़ नहीं हो सकता है, सब ठीक है। दोनों में अच्छा क्या है? लोग डरें आपसे कि लोग ना डरें आपसे? हाँ, और जिस आदमी से लोग जितना डरते हैं, ये भी आप साइंस जान लीजिए आज की बात, कि जिस आदमी से जितना लोग डरते हैं उसकी उम्र उतनी ही कम होती चली जाती है, और जिसको देख कर लोग जितना ही प्रसन्न होते हैं, इसका मतलब होता है पॉजिटिव और निगेटिव एनर्जी से। जैसे आप दिखे, आपको देखकर हम डर गए, तो हमारे अंदर से जो ऊर्जा निकलेगी कैसी निकलेगी? आपके लिए निगेटिव निकलेगी। अब मन में आएगा कि अरे कहाँ से आ गया। ये भी आ सकता है कि मर जाता तो ठीक है, आ सकता है, नहीं आ सकता है। जब हम बहुत डरेंगे तो चाहेंगे ही कि कैसा हो जाए, आदमी ना रहे तभी ठीक है। और यही अगर बार बार हर आदमी चाह रहा है, तो यही तो बात है ना भाई कि आशीर्वाद की प्रक्रिया क्यों बनी है? आशीर्वाद इसीलिए लिया जाता है कि कहते हैं कि दीर्घायु हो, खुश रहो, प्रसन्न रहो। इसका मतलब कि कहने से जरूर असर पड़ता होगा, तभी तो लोग आशीर्वाद लेते हैं ना। तो अगर कहने से प्रसन्न रह सकते हो तो कहने से मौत भी तो हो सकती है। तो इससे बचना चाहिए कि कोई आपके प्रति बुरी धारणा रखे या कोई आपके लिए नेगेटिव एनर्जी जनरेट करे। तो इसलिए हमेशा इंसान को वह कार्य करना चाहिए कि लोग देखें, खुश हो जाएं, आपके लिए प्रसन्न रहें, आपकी तारीफ़ करें, आपके लिए ईश्वर से प्रार्थना करें कि तुम IAS बन जाओ, डॉक्टर बन जाओ, इंजीनियर बन जाओ, बहुत अच्छे नेता बन जाओ। क्यों? क्योंकि उनको उम्मीद है आपसे कि आप अच्छा काम करेंगे, ठीक है। तो ट्रस्टी का मतलब ये, तो बैंक भी ट्रस्टी का कार्य करता है। ट्रस्टी का मतलब हमको आपको किसी व्यक्ति पर विश्वास नहीं है, लेकिन बैंक पर विश्वास है। तो जब कोई कंपनी पब्लिक से पैसा लेना चाहती है और चाहती है कि शेयर जारी कर दे, डिबेंचर जारी कर दे, लोगों से उधार ले ले, तो सीधे अगर कंपनी जारी करेगी तो कोई नहीं लेगा, क्योंकि पता नहीं कल भाग जाएगी तो क्या करेगा। लेकिन अब वो बैंक को माध्यम बनाता है, तो बैंक को ट्रस्टी बना करके बैंक के थ्रू शेयर जारी करता है। तो हमारा आपका विश्वास किस पर रहता है? बैंक पर। तो हम उसको खरीदते हैं। इसका मतलब कि बैंक लोगों के लिए भी कार्य करता है ट्रस्टी के रूप में, यानी अपने विश्वास की मार्केटिंग करता है। उसके विश्वास का लाभ कंपनियां पाती हैं और कंपनियों का फायदा होता है, और उस पर विश्वास करके हम आप कंपनियों पर विश्वास कर लेते हैं, तो हमारा आपका कंपनी के साथ रैपर्ट अच्छा हो जाता है, ठीक है। इसके अलावा कुछ जनरल कार्य भी हैं, जैसे सेफ कस्टडी,
सेफ डिपॉजिट वॉल्ट्स। सेफ कस्टडी का मतलब ये वास्तव में हम लोगों ने शुरू में देखा था कि बैंकों की शुरुआत ही इसलिए हुई कि लोगों ने अपने बहुमूल्य धातुओं को या बहुमूल्य वस्तुओं को रखने के लिए कोई जगह ढूंढा, तो जो रखता था वो रखने का पैसा लेता था। भाई आपकी अगर कोई चीज़ सुरक्षा करेगा कोई तो पैसा लेगा ही ना। तो आज भी बैंक में आप देखिए तो बैंक में लॉकर है, लॉकर में आपके सारे जो बहुमूल्य सामान हैं आप रख सकते हैं। लॉकर का एक एनुअल किराया होता है, बैंक आपसे लेता है, बहुत नॉमिनली है, बहुत ज़्यादा नहीं, 1000 रुपये पूरे साल भर का किराया मान लीजिए। इसके अलावा लॉकर आप कैसे होता है, लॉकर में एक छोटा सा चैम्बर टाइप का होता है और उसमें 2 चाबियां लगती हैं। एक चाबी बैंक के पास होती है, एक चाबी आपके पास होती है। दोनों चाबियां साथ लगती हैं तभी खुलता है लॉकर, अकेले किसी एक चाबी से लॉकर नहीं खुलता। तो आप जब बैंक में जाते हैं और कहते हैं मुझे अपना लॉकर ऑपरेट करना है, तो बैंक वाला अपना मास्टर चाबी ले जा करके उसको अपनी चाबी से खोल करके और वहाँ से चला जाता है, वहाँ रहता नहीं है, देखता नहीं कि आपने क्या क्या चुरा रखा है अपने लॉकर में। तो आप जब अपनी चाबी लगाते हैं तो खुल जाता है। फिर अपना आप सामान देख लीजिए, सब कुछ ठीक ठाक है, कुछ रखना हो रख लीजिए, फिर उसको अपनी चाबी से आप बंद कर दीजिए। बंद आपकी चाबी से होता है और खुलता दोनों की चाबी से है, ठीक है। लेकिन ये भी जान लीजिए कि अगर कभी चोरी हो गई बैंक में और आपके लॉकर को तोड़ दिया गया तो आप पाएंगे कुछ नहीं। आप पूछिए क्यों नहीं पाएंगे? बैंक को पता ही कहाँ है आपने क्या रखा है। भाई आपको तब बैंक दे सकता है जब बैंक ने कागज़ पर लिखा हो कि आपने 5 किलो सोना रखा था, 2 किलो चांदी रखी थी, 3 किलो आपने, और उसमें आपने अपने ज़मीन के कागज़ रखे थे। कुछ भी नहीं, एकदम सिक्योरिटी भगवान भरोसे। ठीक है, कोई भी लीगल, इसे अच्छा घर रखे रहो। घर रखने में यह है कि चोरी हो ही जाएगी और बैंक में रखने में संभावना है कि चोरी नहीं हो सकती है, बस इतने अंतर दोनों में है, ठीक है। तो अब लॉकर में ये प्रॉब्लम तो है, ये बड़ा रिस्क है। रिस्क और इसलिए भी रिस्क है कि भाई आखिर कैसे पता चले क्या देना है, और अगर बता दीजिए तो फिर गोपनीयता क्या? सारा पैसा तो हम सरकार से चुरा कर रखे हुए हैं, बताएं कैसे? लॉकर में वैसे भी ज़्यादातर पैसे लोग रखते हैं इसी तरह की, गलत तो लोग बताते ही नहीं हैं कि क्या रखे क्या नहीं रखे, बता दें जेल भी चले जाएं। तो थोड़ा लॉकर जो है सेफ तो है भाई, चूँकि सिक्योरिटी बड़ी टाइट होती है, लॉकर मजबूत, इतना आसानी से चोरी नहीं होती है। कभी कभार तुम सुनते होगे, शायद कभी सुनाई पड़ता हो कि लॉकर चोरी हो गया, ऐसा होता नहीं है, लेकिन फिर भी रिस्क तो है ही है, कुछ भी हो सकता है। तो इसके अलावा रेमिटेंसेज ऑफ फंड्स, इसके अलावा बैंक बहुत तरह से पैसा देता है, लेकिन और भी तमाम तरीके हैं बैंकों द्वारा पैसा ट्रांसफ़र करने के। जैसे उसमें वो दूसरे देश में पैसा ट्रांसफ़र कर सकता है, वह पैसा आरटीजीएस कर सकता है, निफ्ट कर सकता है, बहुत तरीके से इलेक्ट्रॉनिक ट्रांसफ़र कर सकता है। तो एक जगह से दूसरी जगह पैसा ट्रांसफ़र करने को ही हम रेमिटेंस कहते हैं, ठीक है। इसके अलावा वो विदेशी विनिमय, अगर आपको विदेश का कोई पैसा चाहिए, मान लीजिए आपको डॉलर चाहिए, यूरो चाहिए, ठीक है, या आपको पाउंड चाहिए, तो आप कहाँ पाएंगे? वो किसी बैंक के थ्रू, जो आपका एक्सचेंज फॉरेन एक्सचेंज बैंक है, तमाम जो शाखाएं अंतर्राष्ट्रीय विनिमय को का व्यापार करती हैं, उनसे आप मिले जब जाएंगे तभी मिलेंगी। ऐसा नहीं कि आपको विदेशी मुद्रा कहीं भी मिल जाए, तो बैंक विदेशी मुद्रा में भी डील करती है। इसके अलावा पेंशन का पेमेंट करती है। आपके घर में कोई रिटायर है आपके घर में, तो उनकी पेंशन कहाँ से मिलती है? बैंक से मिलती है, बैंक पेंशन डिसबर्स करती है, ठीक है। तो ये इतने सारे बैंक के कार्य हैं जो बैंक प्राइमरी और सेकेंडरी फंक्शन के रूप में करता है। अब हम लोग इसके बाद तीसरा जो यूनिट है वो पढ़ेंगे, ओपनिंग प्रोसीजर ऑफ अकाउंट्स, खाता कैसे खुलता है, ठीक है।